सबको जिंदाबाद। मैं दीपा पवार अनुभूति संगठन से हूँ और नोमैड लिबर्टी मूवमेंट ये जो फेसबुक पेज है इसकी शुरुआत और इस तरह की प्रक्रिया की शुरुआत हम कुछ साथी ने इकट्ठा कर की है। आप सारे साथी हमें बहुत ही उम्दा साथ दे रहे हैं, उसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आज का जो हमारा विषय है कि मेंटल जस्टिस और एंटी डीएनटी ये जो समुदाय है उसको लेकर, उसके बारे में मैं कुछ समय लेकर आपके साथ चर्चा करना चाहूँगी। सारे मुद्दे के बारे में आज चर्चा होना शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नियमित स्वरूप पे हमारे और भी कई एक्सपर्टीज़ है जो नियमित स्वरूप से आपसे चर्चा करते रहेंगे। तो सारे मुद्दों को चर्चा करने की ज़िद मैं आज बिल्कुल भी नहीं करूँगी। हम थोड़ी सी शुरुआत करते हैं कि मेंटल हेल्थ की जगह मैं मेंटल जस्टिस क्यों कह रही हूँ। मैं जब नोमैडिक ट्राइब के ये सारे समुदाय को देखती हूँ जो काफ़ी वंचित समुदाय से बिलोंग करता है, निचले तबके में आता है, तब मुझे इतिहास में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है कि इतिहास में जब इन समुदायों का एक तरह से शोषण शुरू हुआ और इसकी एक बहुत ही प्रभावी जो शुरुआत है वो ब्रिटिशों ने की थी, जहाँ पे इनके ऊपर फोर्सफुली माइग्रेशन लादा गया, एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत ही दबाव के साथ स्थलांतरित किया गया, उनके सर के ऊपर जो है वो गुनहगारी का टपका लगा दिया गया। और ऐसे सारे सिचुएशन में जो है हमें शारीरिक शोषण बहुत सामने से नज़र आता है, आर्थिक शोषण हमें सामने से नज़र आता है, और सामाजिक शोषण, आर्थिक शोषण, राजकीय शोषण के बारे में हम नियमित स्वरूप पे बात भी करते हैं। लेकिन कैसे मुमकिन हुआ कि जो समुदाय इतने बलशाली थे, ताकतवर थे, जिन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज़ उठाने का जज्बा रखा था, ऐसे समुदायों को जो है उनकी रहती हुई ज़मीनों से अलग करना अंग्रेज़ों को जो है वो पॉसिबल हुआ था। तो मैं जब इसकी विवेचन करती हूँ, इसका विश्लेषण करती हूँ, तो मुझे लगता है कि ऐसे समुदायों के ऊपर सबसे पहले जो है वो मेंटल अटैक किए गए हैं, मानसिक अतिक्रमण किया गया है, मानसिक तौर पे उनको जो है वो जख्म पहुंचाई गई है। और तभी जाके इतनी ताकत रखने वाले जो समूह है वो अपने घर गृहस्थी को लेकर जो है वो अपनी ज़मीन को लेकर बाहर निकल पड़े हैं। 1871 से लेकर आज तक मेरा कहना है कि सबसे पहले अपना स्वातंत्र खोने वाला समाज और अभी तक अपनी स्वतंत्रता की राह देखने वाला ये समाज जो है वो इस 150-170 सालों में जो है जितने ज़ख्म उसने उठाने थे उससे भी बड़े, या हम कहें कि उससे भी आगे जाकर उसने सहा है। मेंटल जस्टिस ये शब्द मेरे लिए क्यों ज़रूरी है। हम जब मानसिक आरोग्य की बात करते हैं तो वो ऊपरी तौर पे हमें लगता है कि वो किसी एक इंसान तक, साइकियाट्रिस्ट, क्लाइंट और जो उससे जुड़ी हुई जो सारी मानसिक आरोग्य की सुविधा है वहाँ तक लिमिट रहता है। लेकिन जब हम इस तरह के तबकों की बात करते हैं तो शायद वो सिर्फ व्यक्तिगत स्वरूप पे नहीं रहता है, वहाँ पे न्याय की परिभाषा को लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जो न्याय की परिभाषा हमारी संवैधानिक पहचान कहती है। हमारे संविधान ने जिस तरह से सामाजिक न्याय की एक ठोस भूमिका रखी है, जिसके अंदर एक उतरन में आने वाले, जो एक चढ़न से जाकर अगर नीचे हम दबी हुई आवाज़ों को देखेंगे तो वो उतरन में आने वाले हर अंतिम इंसान के प्रगति के अवसरों के बारे में, सहभाग के बारे में, नेतृत्व के बारे में बहुत ही ठोस भूमिका रखी गई है, जो हम राजकीय आर्थिक स्वरूप में जो है वो चर्चा में भी लाते हैं। लेकिन ऐसे तबकों का जो मानसिक नुकसान किया गया है उसके बारे में हम चर्चा बहुत कम करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि जो तबके इस तरह से इतिहास में बहुत बलबूते के साथ खड़े थे, उनके ऊपर इतने सारे सवालों का दबाव लाते हुए, दहशत निर्माण करते हुए सबसे पहले इन तबकों को मानसिक दबाव के नीचे कुचल दिया गया। तब जाके इन्होंने अपनी जो है वो हिम्मत हारी, या कहे आने वाले सिचुएशन से समझौता कर लिया। जब मैं कुछ लोगों से बात करती हूँ उनको नोमैडिक ट्राइब ये कम्युनिटी क्या है ये समझ में भी नहीं आती है। तो ये है कि हम भी हमारे अस्तित्व को लेकर और हमें पहचानने वाले लोग भी हमारे अस्तित्व को लेकर काफ़ी सारे प्रश्न चिन्ह में नज़र आते हैं। ये सारे जो तबके हैं इनके साथ फिर पारदी हो, बंजारा हो, घिसाड़ी हो, मैं खुद घिसाड़ी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। मेरी जो कम्युनिटी है वो गाड़िया लोहार करके पहचानी जाती है।
अगर आप रास्ते के किनारे कभी भी सफ़र में देखें तो रास्ते के किनारे छोटे छोटे तंबू के अंदर जो है वो लोहे को पिघला कर लोहे के हथियार बनाने के काम किए जाते हैं। बहुत ही पॉवर्टी है, वंचितता है, शिक्षा से लेकर आरोग्य, गरिमा से लेकर प्रतिष्ठा तक सारे सवाल भटके विमुक्त समूह में हमें नज़र आते हैं। ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो क्यों जन्म ले पाती है, तो मुझे लगता है कि सामूहिक अपेक्षा यानी कलेक्टिव एक्सपेक्टेशंस जो समुदाय के चलते हैं वो बहुत ही रणनीति के साथ अपना रोल, अपना परफॉर्मेंस प्ले करते हैं। अगर जेंडर की परिभाषा में मैं अगर आपको एक उदाहरण देना चाहूँ तो जैसे किसी घर में नई बहू आती है, वो लड़की नई नवेली दुल्हन उस घर में प्रवेश करती है। अगर हम थोड़ा सोचें कि अपना घर छोड़ के, जहाँ पे उसका बचपन गया है, वो घर छोड़ के वो एक नए घर में नए साथी के साथ, नए परिवार के साथ एडजस्टमेंट करके उनको पहचानते हुए वहाँ पे सेटल होने की कोशिश करती है, वो किस तरह की भावना में होगी तब अगर हम सोचें तो हमें समझ में आता है कि हो सकता है कि वो दहशत के नीचे हो, वो किसी दबाव के, एक अकेलापन उसके भीतर हो, लेकिन समाज की ये अपेक्षा होती है कि वो नई नवेली दुल्हन हमेशा हंसती रहे, वो खुश रहे। अगर उसका चेहरा ज़रा भी अगर गिर जाता है तो हम कहते हैं कि मुरझाने के लिए क्या हुआ, आपका चेहरा इस तरह से क्यों है। लेकिन उसके पीछे की जो एक तरह की चिकित्सा है कि कोई इंसान इस तरह से क्यों रह रहा है, वो हम नहीं सोचते हैं। हम उसके ऊपर एक कलेक्टिव एक्सपेक्टेशंस डालते हैं कि आपको इसी तरह से रहना है, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और सब लोगों का मान सम्मान करते हुए। कुछ 2-1 महीने के बाद हम उसको एक सवाल करने लगते हैं कि क्या आपकी कोई गुड न्यूज़ है। शुरुआत में उस लड़की को लगता है कि ये आने वाला ही सवाल है और वो इससे रूबरू होने लगती है। 6 महीने 8 महीने के बाद भी हमारे ये सवाल जारी रहते हैं। 1-2 साल के बाद उस लड़की को अपने आप में ही कुछ कमी नज़र आती है और वो डॉक्टर के पास जाना शुरू करती है। यही इस टप्पी के साथ भी हुआ है। जब हम स्कूल जाते हैं तब एक नई नज़रों के साथ हमें सामना करना पड़ता है। जब हम किसी प्रोफेशनल व्यावसायिक तौर में अपने आप को साबित करने को लगते हैं तब भी हमें अपने आप को साबित करने की जो है वो चुनौती का सामना करना पड़ता है। सामूहिक हिंसा जो है, जिसे हम कहते हैं कि एक तरह का मॉब लिंचिंग, वो हमेशा जो है वो बड़े पैमाने पे अगर आता है तो हम समझ पाते हैं वो बड़े पैमाने पे आया है, हमारी आंखों को दिखा है। लेकिन मेरा कहना है कि भटके विमुक्त समूहों के साथ नियमित स्वरूप से एक सेटल वे में सामूहिक हिंसा होती रहती है, जिसे हम मेंटल मॉब लिंचिंग भी कह सकते हैं। जो सामूहिक हिंसा इंडिविजुअल को, एक व्यक्ति को समूह के साथ सामने वाले समूहों को जवाब देने के लिए जो है वो दबाव लाती है, नियंत्रण के अंदर लाती है। जैसा हम अगर कहें कि भटके विमुक्त समूह में रहने वाली जो औरतें हैं, बिगाड़ी के काम करती है, श्रमिक करके अपने आप को किसी वीट भट्टी के ऊपर काम करते हुए नज़र आती है, किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर घर काम करके नज़र आती है, कभी रैक पिकिंग का काम करती है। हम ये भी उदाहरण ले तो कई सारे समाज के अलग अलग जो पार्ट है वहाँ से उसके पास से कई तरह के सामूहिक एक्सपेक्टेशंस किए जाते हैं। ये एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं जो आप हमारे अंदर शामिल हो सकते हो, नहीं हो सकते हो। अगर आपकी सैलरी समय पे दी गई है, अगर नहीं भी दी गई है तो आप कितनी आवाज़ ऊंची करके हमारे साथ बात कर सकते हो। आप नेतृत्व के कौन से परिभाषा में अपने आप को ढाल सकते हो या ढाल भी नहीं सकते हो। तो सामूहिक हिंसा जो है वो मेरे ख्याल से जो है वो बहुत ही सेटल वे में नज़र भी आती है। मैं अपने साथियों से रिक्वेस्ट करूंगी कि क्वेश्चन जो है हम इस सत्र के एंड में ज़रूर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आपके जो भी अभिप्राय है आप वो ग्रुप के ऊपर डाल सकते हैं। मैं ज़्यादा मुद्दे नहीं रखने वाली हूँ क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि हमारे और भी कई साथी हैं जो अपने एक्सपर्टीज़ के साथ आने वाले सत्रों में हमारे साथ जुड़ेंगे। मेरा मुद्दा जो है वो फिज़िकल मॉब लिंचिंग हम हमेशा देखते हैं जो भटके विमुक्त के साथ होती है, लेकिन मेंटल मॉब लिंचिंग के बारे में हमारी चर्चाएं बहुत कम होती है। इसके ऊपर हमें जो है और ज़्यादा हमारे पर्सपेक्टिव, हमारा दृष्टिकोण जो है वो वैचारिक मंथन में लाने की ज़रूरी है। जैसे अगर मैं अपनी थोड़ी सी एक ब्रीफ स्टोरी आपको बताऊं कि मैंने जैसे कहा कि मैं गाड़िया लोहार समुदाय में जो है मेरा जन्म है, मुझे 5 बहनें हैं और उम्र के कुछ एक 15-16 साल तक मैंने अपने पापा को खोया
और पढ़ाई में मैं काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी एकेडमिक लेवल पे काफ़ी मेरी जो प्रगति थी वो बहुत अच्छी थी। लेकिन कभी भी उस पढ़ाई के एक मेरे ड्रीम तक जाने का, सपने तक जाने का जो एक खुला रास्ता है वो बहुत आसानी से नहीं मिला। बहुत ज़्यादा लड़ाई करनी पड़ी, इंटरनल कम्युनिटी और कम्युनिटी के बाहर भी। कम्युनिटी के बाहर लड़ाई रही संसाधनों तक और साधनों तक पहुंचने की, और कम्युनिटी के भीतर लड़ाई रही, कम्युनिटी इन द सेंस हम बोल सकते हैं जमात, हमारी जात, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग लड़ाई रही अपने आप को साबित करने की। 12वीं में मैं कॉलेज के अंदर सेकेंड थी, लेकिन फिर भी 3,000 रुपये के लिए मैं अपना आगे का जो एजुकेशन है वो पूरा नहीं कर सकी। पापा की डेथ हो गई और सामाजिक दबाव के कारण जो है वो ऐसे कई सारे फैसलों को मुझे सामना करने पड़ा, जिस फैसले के अंदर मेरी जो इच्छा थी वो बिल्कुल भी नहीं थी। जब मेरी बाकी की सहेलियां जो है वो अपने करियर के सपने देख रही थी, अपने फ्यूचर के बारे में ड्रीमिंग कर रही थी, तब मुझे याद है कि मैं अपने पापा के साथ लोहार के काम में सपोर्ट कर रही थी। भट्टी के सामने बैठकर जो एक भाता होता है जहाँ से आग ज़्यादा जलाने का काम होता है, वो काम जो है वहाँ पे मुझे पापा को दिन भर जो है वो हेल्प करनी पड़ती थी। समझ में आता था कि शायद मेरा जो बचपन है वो बाकी लड़कियों से थोड़ा सा अलग है, लेकिन वहाँ पे मुझे गुस्सा खुद का आता था कि शायद हमारे अंदर कुछ कमी है, मेरे अंदर कुछ कमी है जो मैं इस शरीयत के अंदर बराबरी नहीं कर पा रही हूँ। जहाँ बाकी लड़कियों के पेरेंट्स जो है वो उनकी आगे के भविष्य के बारे में चिंता करते थे कि कौन से कॉलेज में जाएंगे, कहाँ से कौन से क्लासेस लगाएंगे, आगे करियर क्या होगा, वहाँ पे हमारे समुदाय के भीतर सिर्फ मैं नहीं, तो इस बारे में यही चढ़ा होती थी कि इनकी शादी कब होगी। और शादी के बारे में चर्चा करने की उम्र बिल्कुल 11, 12 और 13 साल से शुरू होती थी। आप समझ सकते हो कि जब एक लड़की अपने सपनों का कुछ आलेख बना रही है और वहाँ पे उसको बहुत पुरजोर समझ में आ रहा है कि घर से विरोध हो रहा है कि शायद आपके सपने आप कितनी की ताकत के साथ देखो वो पूरे नहीं होंगे, तो वहाँ पे उसके मेंटल हेल्थ के ऊपर किस तरह का असर होता होगा, वो काफ़ी डिस्ट्रेस हो सकती है। और कम्युनिटी के भीतर तो यही था, और कम्युनिटी के बाहर भी कोई बहुत तगड़ा संसाधन व्यवस्था हमारे लिए खड़ी नहीं थी। इसलिए मेरे जो पूरी पढ़ाई है 12वीं के बाद वो शादी के बाद पूरी हुई है। मैं बहुत ही जल्दी, अगर आप कहें कि शादी भी बहुत जल्दी हुई है और माँ भी बहुत जल्दी बनी हूँ, तो अगर इसको मैं थोड़ा थेराइज करूँ तो मैं कहूँगी कि भटके विमुक्त समूहों की जो लड़कियाँ हैं वो एक तो लड़कियाँ होती है या एक तो वो औरत होती है, वो बच्ची होती है या वो डायरेक्ट औरत बन जाती है। बच्ची की बात की जो एक यूथ अवस्था है, जिसको हम कहेंगे कि एक युवा अवस्था है, वो कई सारी लड़कियों को एक्सेस करने को नहीं मिलती है, जहाँ पे इन लड़कियों के मेंटल हेल्थ के ऊपर उसका बहुत ही तगड़ा असर होता है। ये दुहेरी लड़ाई होती है भटके विमुक्त समूह में, जहाँ पे हमें समुदाय के अंदर, जमाती के अंदर भी जो है वो लड़ाई करनी पड़ती है, और जमाती के बाहर भी हमारी जो लड़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल से भरी होती है। जमाती की लड़ाई कैसे, तो मेरी जितनी भी पढ़ाई है, जितना भी अनुभव है, मुझे ये पूरी तरह से पता है कि भटके विमुक्त समूहों की जो संस्कृति है वो मातृसत्ताक है। औरतों का सम्मान करना यहाँ से इनकी जो है वो शुरुआत हुई है, लेकिन समाज में निर्माण हुई पितृसत्ता की, पुरुष प्रधानता की जो जड़ें हैं वो इस समूह के अंदर भी बहुत ही नींव तक जा पहुँची है। इसलिए औरतों की जो सिचुएशन है वो दिन ब दिन जो है वो हम कहे उसका जो आलेख है, उसका जो मैप है वो नीचे नीचे आ रहा है। मेरी कहानी के अंदर मेरी अकेले की कहानी नहीं है, तो कई सारी औरतों की कहानी जुड़ी हुई है, जहाँ पे मैं अपनी माँ को देख सकती हूँ, अपने सास को देख सकती हूँ, अपनी बहनों को देख सकती हूँ, जिनकी जो ज़िंदगी है वो बहुत ही संघर्षपूर्ण रही है। और ये संघर्ष की चुनौतियों में उन्होंने हासिल कम किया है और गंवाया ज़्यादा है। तो ये इस गंवाने में उनकी सेहत भी रही है, उनका आर्थिक स्तर भी रहा है, उनका कॉन्फिडेंस भी रहा है, उनका संचार रहा है। तो अगर ये बातें हम हमारे संविधान से अगर जोड़ के कहते हैं तो ये बातें राइट टू मोबिलिटी की हो सकती है, राइट टू डिग्निटी की हो सकती है, राइट टू फ्रीडम की हो सकती है।
मेरे लिए मानसिक न्याय की संकल्पना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैं अपने जो भी काम है वो एक संविधान के अम्ब्रेला के नीचे करती हूँ। संविधान मेरे लिए मेरे काम का सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ट्रैक है, वो मेरा दृष्टिकोण है, वो मेरा पाथ है। तो जब मेरा संविधान मुझे सामाजिक न्याय की परिभाषा से अवगत करवाता है तो मानसिक आरोग्य की एक छोटी कल्पना मुझे थोड़ी सी सीमित नज़र आती है। जब तक हम मानसिक न्याय सामाजिक न्याय की परिभाषा से जोड़ते हुए नहीं देखते हैं। जैसे जो लोग थोड़ा प्रिविलेज रखते हैं, खान पान हो, अपनी ज़िंदगी के उपयोगी साधन हो, वो खरीदने की ताकत हो, अपने प्रगति के अवसर हो, अपने सहभाग के अवसर है, ये कुछ समुदाय को आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन जो कुछ समुदाय है, बहुसंख्य समुदाय है, वो उन साधनों तक पहुँचते पहुँचते अपनी जो ज़िंदगी के कई सारे जो साल है वो गवा देता है। अभी अगर हम सिंपल सा एग्जांपल देखें तो हम कोरोना का अनुभव कर सकते हैं, जहाँ पे कुछ लोग जो है साधन और संसाधन पूर्ण होने के कारण उन्होंने अपने जो है डिस्टेंस वो बहुत जल्दी वो अपने अपने घरों तक पहुँचे हैं। लेकिन जिस समुदाय तक इसकी जानकारी नहीं पहुँची, जिस समुदाय तक इसके संसाधन नहीं थे, वो रास्तों में जाते जाते भी बहुत सारे जो लोग हैं वो मर भी गए हैं, रास्तों में चक्कर आके गिर गए हैं, रास्तों में वो भूखे प्यासे हैं। चीज बात करने की कई बार रह जाती है जो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है कि समुदाय जो भी शोषण है वो ब्रिटिशों से शुरू हुआ और ब्रिटिशों ने कुछ अवसर दिए भी होंगे तो वो उनकी फायदे के लिए दिए थे, उनकी भलाई के लिए दिए थे। जहाँ पे पूरी दुनिया में अगर एक ट्राइब कहीं भी है तो उनका जो उपयोग है या दुरुपयोग है बस लेबर फोर्स के जरिए ही किया जाता है। का एक बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था का जो बोझा है वो भटके विमुक्त समुदाय के सर पे खड़ा है। लेकिन वो कैपिटलिज्म, वो भांडवलवाद, इसका जो मुनाफा है वो भटके विमुक्त समुदाय आने को नहीं देता है। और ये भी उनके मानसिक तनाव का एक कारण है कि सदियां चली जाती है मेहनत करते करते, लेकिन रिटर्न्स कुछ नहीं आते हैं। हम हमारी जिंदगी जो है वो सहूलियत के साथ जो जी पाए। अगर युवा की परिभाषा में हम बात करें, यूथ के दृष्टि से अगर हम बात करें तो हमें नजर आएगा कि आप कहीं भी नजर घुमाइए, आप अगर साधारण रिसर्च भी करते हैं, संशोधन भी करते हैं कि कितने इस समुदाय के जो लोग हैं, भटके विमुक्त समुदाय के लोग जो गवर्नमेंट जॉब को है, जो कैपिटलिज्म के पावर पोजीशन पे है, जो विदेश में पढ़ते हैं, जो अपनी ज़मीन के अपने खेती के मालक है, तो शायद इसका जो रेशियो है वो आप खुद भी ढूंढ सकते हो। बहुत ही कम और शायद उंगलियों पे गिनने इतने लोग आपके सामने आएंगे जहाँ पे आपको इसका रेशियो बहुत कम दिखेगा। तो ये युवा बाकी युवाओं के मुकाबले जो है वो अपने आप को कम समझने की मानसिक धारणाओं से बड़े हो रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि उनकी स्थिति है इसका कारण सामाजिक रणनीति है, सामाजिक उत्तरण की व्यवस्था है। जो सामाजिक उत्तरण की व्यवस्था पुरुष प्रधानता का गौरव करती है, जाति व्यवस्था का गौरव करती है, धर्म व्यवस्था का गौरव करती है, लिंग व्यवस्था का गौरव करती है। ये युवा, और युवा इन द सेंस सिर्फ लड़के नहीं, इसके अंदर रहने वाली लड़कियां, यूथ जो है वो भांडवलवादी व्यवस्था के बहुत बड़े मार है, क्योंकि इनके बलबूते भांडवलवादी व्यवस्था चलती है, इनके श्रम से चलती है, लेकिन इनकी प्रगति के अवसर ये भांडवलवादी व्यवस्था जो है इनको नहीं देती है। तो व्यसन का एक बहुत बड़ा प्रमाण जो है वो भटके विमुक्त समूह में मुझे नजर आता है। लेकिन व्यसन जो है वो समस्या ना होते हुए वो मानसिक तनाव का एक लक्षण है, ये मुझे यहाँ पे नमूद करना है कि अगर हम मेंटल हेल्थ के कॉन्सेप्ट में अगर हम इसको देखते हैं कि क्यों एक आध इंसान जो है, एक आध समुदाय जो है वो व्यसन के अधीन हो जाता है, तो मानसिक आरोग्य का जो हमें कहे कि इंडिकेटर है वो भी इसको पुरजोर सपोर्ट करेंगे कि जब इंसान अपने मानसिक तनाव, असंतुलन या मानसिक इम्बैलेंस की एक तरह की स्थिति से जूझता है तब वो व्यसनाधीन होने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस समुदाय की जो व्यसनाधीनता है वो हमें बताएगी कि इस समुदाय के मानसिक तनाव का जो रेशियो है वो क्या हो सकता है। युवाओं के पास रोजगार का जो है पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है। शिक्षा करने के लिए
किसी भी तरह के संसाधन उपलब्ध नहीं है। और अगर हम कहेंगे कि कई बार जो हमारे दोस्त है, अलग अलग दोस्त है, वो कहते हैं कि किसने मना किया है, आप कर सकते हो, शिक्षा का कानून है, कई सारे कानून हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि प्रशासकीय व्यवस्था हो, शासकीय व्यवस्था हो, राजकीय व्यवस्था हो, योजना हो, धोरण हो और भटके विमुक्त हो, इसके बीच की जो दरी है वो बहुत ही ज़्यादा गहरी है। और इस दरी के अंदर अपने आप को रख के ये दोनों के बीच के ब्रिजिंग करने की जो एक तरह का हम कहेंगे कि रिस्क हो, पहल को हो, वो होते हुए बहुत ही कम दिखता है। इच्छा शक्ति जो है वो राजकीय परिवेश से भी आती हुई नजर नहीं आती है। इसका मुख्य कारण जो मुझे लगता है कि भटके विमुक्त की अस्थिर स्थिति। हम एक जगह पे नहीं रहते हैं। जैसे मेरी ये फर्स्ट जनरेशन है जब हम एक जगह पे रह रहे हैं। मेरे पापा, मेरे दादा ये एक जगह पे नहीं रहे थे। मेरी ये फर्स्ट जनरेशन है जहाँ पे मैं अपने दूर दूर के रिश्तेदारों में फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट लड़की हूँ, पहली विदेश जाने वाली लड़की हूँ। जब मैं पहले समय विदेश गई थी तो वहाँ पे मुझे काफ़ी सराहा गया कि आपका मतलब काफ़ी अप्रिशिएट किया गया कि आप नोमैडिक ट्राइब से पहली विमेन हो जो अमेरिका तक का सफ़र करती हो। लेकिन आप यकीन माने मुझे बहुत दुख हुआ था उस समय कि पहले विदेश जाने के लिए हमें 2020 की जो है वो राह देखनी पड़ती है। और पता नहीं मेरे बाद मेरे समुदाय की कौन सी लड़की विदेश जाने की जो अवसर है वो उसके पास आएंगे। तो प्रगति जो है वो बहुत ही ज़्यादा कछुए की स्पीड से हो रही है। आवाज़ जो है वो दब रही है इस समुदाय की, जहाँ पे सांस भी जो है वो घुटन पैदा कर रही है। समस्याओं के से घिरा हुआ ये समुदाय है। मैं यहाँ पे और एक चीज़ ज़रूर नमूद करना चाहूँगी कि जहाँ पे चाइल्ड राइट्स जैसे जो इम्पोर्टेंट इशू को लेकर भारत में एक काफ़ी अच्छे नेटवर्क बंधे हुए हैं, लोग बहुत ही मतलब ताकत के साथ काम कर रहे हैं। डिबेट का विषय ये ज़रूर हो सकता है कि वो लोगों तक पहुंचा है, नहीं पहुंचा है, लेकिन चाइल्ड राइट्स के जो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स कहते हैं कि मनोरंजन का अधिकार हो, सुरक्षित वातावरण मिलने का अधिकार हो, विकास का अवसर हो, बच्चों को सहभाग का अवसर हो, बच्चों को शिक्षा का और किसी भी तरह के एक्सप्लॉयटेशन से, छल कपट से अपने आप को सुरक्षित रहने का अधिकार हो। आप समझिए कि भटके विमुक्त समूह में रहने वाले लोग, जो फिर बंजारा हो, पारदी हो, मशान जोगी हो, नाथपंथी हो, घिसाड़ी हो, काफ़ी अस्थिर है, एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं। तो मैंने अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म नहीं देखा है जो हमारे समुदाय के बच्चों की सुरक्षा के बारे में कोई ठोस कदम उठाए। हमारे बच्चे मनोरंजन के कितने करीब है ये क्वेश्चन मार्क है, कितने सुरक्षित वातावरण में है ये एक प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि चलते फिरते कारवाओं के साथ, तांडों के साथ, जहाँ पे औरतों की सुरक्षा, पुरुषों की सुरक्षा, जहाँ पे सामाजिक असुरक्षितता है, वहाँ पे बाल सुरक्षा के या बाल लैंगिक शोषण हो, बाल सुरक्षा हो या बाल विकास हो, उसके मुद्दे भी बहुत ही ज़्यादा अनदेखे किए जाते हैं। ये मैंने अपने आप में देखा है, मेरे समुदाय में देखा है। तो इसके ऊपर भी विचार मंथन होने की बहुत ज़्यादा तगड़ी ज़रूरत है। हम कोरोना से जुड़कर अगर थोड़ी सी बात करें, जब कोरोना की शुरुआत हुई और पूरी दुनिया, चीन से शुरुआत हुई, पूरी दुनिया जो है डिजिटल वर्ल्ड के नज़दीक है। लेकिन जहाँ जिस भटके विमुक्त समूह की तारे अभी तो वहाँ के प्रस्तापित समाज से नहीं जुड़ी है, वहाँ पे डिजिटल वर्ल्ड से तारे जुड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। जब पूरी दुनिया कोरोना से मुकाबला करने का नियोजन कर रही थी, तब भटके विमुक्त समुदाय के पास उसकी जानकारी भी नहीं थी। हुआ ये कि ये जो संकट है, ये जागतिक आपातकाल जो है वो लाया बहुत ही विकसित लोगों ने, और ये चला गया बहुत ही निचले तबके तक जिसको इसकी खोज खबर भी नहीं थी। अकस्मात आने वाले इस समस्या से भटके विमुक्त समुदाय को बहुत ही ज़्यादा मानसिक तनाव में डाल दिया, क्योंकि कोई भी संसाधन नहीं है, बहुत हाथ में रोज़ पैसे नहीं होते हैं, आज कमाओ आज खाओ, बहुत ही ज़्यादा कर्जे से जुड़ा हुआ समाज है। और अचानक आने वाले इस कोरोना के आपातकाल जो है वो भटके विमुक्त समूहों के लिए डबल इमरजेंसी साबित हुआ है, जिसको मैं कहूँगी ये दुहेरी आपातकाल है। दुहेरी आपातकाल इसलिए क्योंकि मेरा बहुत ही विश्वास के साथ और सतर्कता के साथ ये कहना है कि
आज भी भटका विमुक्त समूह एक प्राथमिक स्वरूप के आपातकाल में जी रहा है। आपातकाल हम किसे कहेंगे? जहाँ पे आपके प्राथमिक संसाधन, आपकी प्राथमिक ज़रूरतें, संविधान ने दिए हुए मूलभूत अधिकार आप तक नहीं पहुँचते हैं। और शायद ये आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भटके विमुक्त के पास पूरी तरह से नहीं पहुँचे हैं, हम कहेंगे कि बहुत ही निम्न स्वरूप में पहुँचे हैं। तो जो समूह पहले ही एक प्राथमिक स्वरूप के आपातकाल में जी रहा है, उसे बाहर आने की जी जान मेहनत कर रहा है, उसके लिए कोरोना जैसे संकट जो है वो एक तरह के डबल इमरजेंसी जो है वो साबित हुआ है। अभी ये डबल इमरजेंसी में हुआ क्या है? बहुत ही तगड़ी भूखमरी हुई है, जिसे हम कहेंगे कि भूखे रहने का। कुछ कुछ शब्द जो है वो बहुत आसानी से ले लेते हैं, जैसे भूखमरी कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसका जब तक हम एहसास नहीं करते हैं तब तक उस शब्दों की संवेदनशीलता शायद हमें पता नहीं चलेगी। अनुभूति संगठन से, जैसे मैंने कहा, मैं हूँ, और अनुभूति संगठन ने करीबन 2000 NTDNT तक राहत कार्य पहुंचाने का काम किया है। ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए हैं कई जगह पे, और कई जगह पे जो है वो लोगों को राशन प्रोवाइड करने का काम किया है। जब लोगों से हम बात कर रहे हैं तब पता चल रहा है कि औरतें बहुत ही सामान्य तरीके से भूखी रह रही है, बहुत ही सामान्य तरीके से। बच्चे भूखे रह रहे हैं, और ये सामान्य विषय नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय है। वो इसलिए कि जो समुदाय पहले ही इतना आरोग्य के स्तर पर जिसका नुकसान हुआ है, औरतों के अंदर बहुत कमज़ोरी पाई जाती है, रक्ताशय का प्रमाण बहुत बड़ा है, आप यकीन मानिए ये कोरोना की भूखमरी उनके जीने मरने का सवाल खड़ा कर देगी। उनकी सेहत के अंदर होने वाली जो भी एक तरह के जख्म है वो भर के निकालने की, जिस तरह की मैं कहूँगी कि जिम्मेदारी कौन लेगा उसकी। तो इस समूह का ऐतिहासिक नुकसान होने वाला है। अगर और इस समय के अंदर ये ऐतिहासिक नुकसान मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत ही पुरजोर काम करते हुए वो यहाँ तक पहुँचे। 2020 में कोरोना आया और उनका जितना भी कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर उन्होंने बहुत ही नेगेटिव असर कर दिया। आने वाले दिनों में औरतों की सेहत को लेकर हमें सच में अभियान करने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि ये औरतें अगर सेहत से अपने आप को कम पाती है तो भटके विमुक्त समूह की अर्थव्यवस्था का मैं कहूँगी कि 70% जो बोझ है वो औरतों के सिरहाने है। आप अगर घिसाड़ी समुदाय की औरतें लेगी तो भट्टी के ऊपर अपने साथी को सपोर्ट करने का काम, घन मारने का काम हो, भाता फूकने का काम हो, सुई बेचने वाली जो औरतें हैं वो हो, मसाला पीसने का जो सील है वो टाकी लगाने वाली औरतें हैं। तो अगर हम भटके विमुक्त समुदाय के औरतों के ऊपर एक नज़रिया हम अगर घुमाते हैं तो हमें समझ में आएगा कि अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा जो एक बोझा है वो औरतों के ऊपर है। और औरत अगर इस तरह के मानसिक दबाव में जाएगी तो वो आगे जाकर जून मई में जो है वो शारीरिक कसरत करने के लिए तैयार नहीं होगी। दूसरा है कि इस समुदाय के पुरुष जो है वो एक प्रिविलेज और एक सेटल प्रस्थापित पुरुषों से इसलिए थोड़े से अलग है क्योंकि वो भी वंचित पुरुषों के दायरे में आते हैं। वो सोसाइटी के बाकी पुरुषों से वंचित है, वो भाषा से वंचित है, वो अर्थव्यवस्था से वंचित है, रोजगारों के अवसर नहीं है, और समाज के अंदर गरिमा प्रतिष्ठा मिलने के लिए उनको अपने आप के ऊपर बहुत ही काम करना पड़ता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि आप सोच सकते हो कि बाकी समुदाय के राजकीय रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमें नज़र तो आते हैं, लेकिन भटके विमुक्त समुदाय के ठोस और इलेक्टेटिव, जहाँ पे हम कहें कि जहाँ पे लोक प्रतिनिधि स्वरूप में राजकीय प्रेजेंटेशन हमें बहुत ही कम नज़र में आते हैं। और कोरोना की महामारी में ये इसलिए और ज़्यादा मानसिक तनाव में जाने वाली बात साबित हुई क्योंकि हमारी आवाज़ शासन तक, प्रशासन तक और सोई सुविधाओं तक लेके जाने के लिए बीच की आवाज़ जो थी वो बहुत कमज़ोर रही, क्योंकि हमारे उस तरह से नेटवर्क नहीं है, उस तरह का माहौल हमें परोसा नहीं गया है, और शायद हो सकता है कि हमारे वंचितता के कारण ये NTDNT के समूह भी उस अवसरों तक पहुंच नहीं पाए हैं। अभी कोरोना शायद हम लड़ भी लेंगे, और मैं
सारे लोगों को सच में सल्यूट करती हूँ और ख़ासकर भटके विमुक्त समूहों को मेरा सलाम है कि अचानक आने वाले इस समस्याओं से हमने बहुत ही ताकत के साथ दो हाथ करने की कोशिश की है। उन सारे नेतृत्वों को मेरा बहुत ही अप्रिसिएशन है जिन्होंने बहुत ही कम संसाधनों में अपने भीतर के नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करते हुए अपने अपने समुदाय तक जो है वो संसाधन पहुंचने की जो भी है काबिल कोशिश की है। लेकिन अब सवाल ये है कि कोरोना तो चला जाएगा, लेकिन इस मानसिक स्थिति से जुड़ते हुए जहाँ पे भटके विमुक्त समूह के पास अभी के लिए एक सवाल है जो दो शब्दों का है कि आगे क्या। आगे क्या, इस सवाल के अंदर उनके कई सारे सवाल छुपे हुए हैं। जैसे आगे रोजगार का क्या, आगे घर भाड़े का क्या, आगे हम जहाँ पे फंसे हुए हैं वहाँ से हमारे गंतव्य ठिकान तक जाने का क्या, क्योंकि ना ही तो हमारे पास उस तरह के फ़ोन है, ना ही तो हमारे पास उस तरह के नेटवर्क है। तो मैं शॉर्ट में ये बताना चाहती हूँ कि अभी कोरोना के आपातकाल से झुलसते हुए जो एक समुदाय ऑलरेडी मानसिक तनाव के अंदर गया है, अपने आप को फिर से अपनी एक रोज़ाना ज़िंदगी के ऊपर ले जाने की उसकी एक कोशिश चली है। लेकिन आने वाला नया कोई भी इमरजेंसी, नया आपातकाल शायद से सहने की अभी कैपेसिटी इस समुदाय के अंदर नहीं है। जिसे अगर मानो आने वाले इस बारिश के मौसम में अगर गैस जैसा रूप धारण कर लिया, गैस जैसी अगर महामारी पैदा कर दी, तो शायद भटका मुक्त समूह के लिए वो अपने अस्तित्व का प्रश्न होगा, वो अपने आप को टिका नहीं पाएगा इस सवाल के अंदर। तो भटके विमुक्त समूहों को बहुत ही ज़्यादा संवेदनशीलता से आने वाली इमरजेंसी में सपोर्ट करने की ज़रूरत रहेगी। उनके लिए एक तरह की व्यवस्था समिति गठन करने की ज़रूरत रहेगी। कोरोना को लेकर हम दोनों तरह से कर रहे हैं इस आपातकाल के अंदर, क्योंकि हमने देखा है कि किसी भी तरह का संकट काल, किसी भी तरह का आपातकाल जो है वो वर्षों से सांस्कृतिक संभालने वाली, एक तरह से अपनी ताकत बनाने वाली इस कम्युनिटी के लिए बहुत ही नकारात्मक साबित हुआ है। मैं जिस एंगल से इसको सोचती हूँ तो मुझे सबसे पहले समझ में यह आता है कि इस समुदाय की जो पहली जनरेशन पढ़ रही है, जो 9th 10th 12वीं यहाँ तक पहुँची है, अगर कोरोना के आपातकाल वो उनकी स्कूली और महाविद्यालय शिक्षा के ऊपर बहुत ही नकारात्मक परिणाम कर सकता है। उनकी ड्रॉप रेट बढ़ सकता है, स्कूल से निकल जाने का प्रमाण ज़्यादा हो सकता है, और उसी तरह से जो है एक सामाजिक असुरक्षा के कारण, आर्थिक संकट के कारण बाल विवाह का प्रमाण भी बढ़ सकता है। तो ऐसे मौके में शायद सामाजिक संस्था संगठनों को, पुरोगामी विचार करने वाले लोगों को इस समुदाय में पढ़ने वाले विशेषकर लड़कियों के शिष्यवृत्ति के लिए, स्कॉलरशिप के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है, और शासन से भी ये प्रयास होने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये हानि यहाँ पे हो गई, ये लड़कियाँ ड्रॉप आउट हो गई, तो इस समुदाय की वैचारिक हानि होगी। क्योंकि शिक्षा ये बस अर्थव्यवस्था में जाने का, ये प्रवेश करने का माध्यम मेरे ख्याल से नहीं है। ये एक वैचारिक क्रांति का माध्यम है, इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन का माध्यम है, और वो हमें इस आपातकाल में जो है इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन को कंटिन्यू करना पड़ेगा। लड़कियों को, यहाँ में पढ़ने वाले बच्चों को हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। दूसरी एक बात मेरे ध्यान में जो आती है वो ये है कि रोजगार की कमी, अर्थव्यवस्था में आने वाला आर्थिक संकट, वो मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर जो है वो बहुत बड़ी स्पर्धा को जन्म देगा, बहुत बड़े कंपटीशन को जन्म देगा, जहाँ पे इस समुदाय की जो औरतें श्रमिक करके, मजदूर करके और भी व्यवस्थापनों में जो औरतें काम करती है, उनके रोजगार, उनके एक तरह का इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट के ऊपर उसका बहुत ही गहरा असर होगा। और जब भी इस तरह का आपातकाल आता है तो मुझे लगता है कि औरतों को जो है वो एक तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, एक तरह का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होंगे काम के, रोज़गार के, तो औरतों के ऊपर लैंगिक शोषण के प्रमाण बढ़ने की गुंजाइश है। ये अगर मैं कहूँगी तो कुछ झूठ साबित नहीं होगा। औरतों के ऊपर एक पावरफुल सोसाइटी से जो सदियों से चली आ रही है, वहाँ से लैंगिक शोषण की भी जो है वो घटनाएं शायद हो सकती है। और ऐसे सिचुएशन के अंदर हमें 2013 का जो एक बहुत ही प्रभावी कानून है,
प्रिवेंशन प्रोटेक्शन रिड्रेसल एक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट जो काम की जगह पे होने वाले लैंगिक शोषण से संरक्षण देता है, उस कायदे के बारे में असंगठित क्षेत्र में जो हमारी औरतें काम करती है वहाँ तक लेके जाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगी और शासन से भी इसके निर्देश मिलने और ज़्यादा प्रभावी करने ज़रूरी होंगे। अब सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट और मेंटल हेल्थ, इसका क्या संबंध है? तो मुझे लगता है कि इसका बहुत ही नज़दीकी संबंध है कि एक औरत अपना जो सबसे ज़्यादा समय है वो एक तो घर में देती है या फिर वो काम की जगह पे देती है। पहले ही जहाँ पे घर में वो समय देती है वहाँ पे एक तरह का व्यसन का माहौल है, डोमेस्टिक वायलेंस का माहौल भी हम नाकार नहीं सकते हैं। बहुत ही मल्टीपल टास्किंग है, बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारियाँ उस औरत के कंधों के ऊपर है। और जब वो काम को जाती है और वहाँ पे जब सेक्सुअल हरासमेंट जैसे घटनाओं से उसको रूबरू होना पड़ता है तो उसके मानसिक सेहत के ऊपर इसका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव असर हम नाकार नहीं सकते हैं। और इस तरह की केसेस हम रोज़ाना देखते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। तो इसके लिए जो है हमें ये होना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा अगर मैं अपने आप को एक अभियान और एक मूवमेंट के भाषा में अगर बात करने लगूँ तो एक अच्छा हुआ कि बचपन से ही जो मेरा संबंध है वो सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा। 14 साल की उम्र से ही अपने आर्थिक परेशानी के कारण कि अपना एजुकेशन पूरा हो, इसलिए मैंने एनजीओ में काम करना शुरू किया। शुरुआत में जो है वो मैं बस 300 रुपये के लिए मोबाइल लाइब्रेरी चलाने का काम करती थी और उस वक्त से जो शुरुआत हुई वो अभी तक मैं सामाजिक क्षेत्र में लगातार काम कर रही हूँ। और ये सामाजिक क्षेत्र ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे एक सोच दी है, मुझे जज्बा दिया है, मुझे कॉन्फिडेंस दिया है और सत्य और असत्य के अंदर फ़र्क करने का जो है वो एक नज़रिया मुझे इस सामाजिक क्षेत्र ने दिया है। और ये सामाजिक क्षेत्र में जुड़ने के कारण मैं कई सारे अभियानों के अंदर भी मेरा सहभाग और नेतृत्व रहा है। तब मैंने देखा है कि सामाजिक क्षेत्र में प्राथमिक मुद्दों को लेकर चलने वाले अभियान हो, महिला मुद्दों लेकर चलने वाले अभियान हो जिसे हम फेमिनिज्म कहेंगे, मैं खुद फेमिनिस्ट हूँ, नारीवादी सोच से अपने आप की अपनी पहचान में करवाती हूँ, या अम्बेडकरवादी अभियान हम कहेंगे, तो वहाँ पे जो है वो भटके विमुक्त की जो लीडरशिप है वो उतने पैमाने पे मुझे नज़र नहीं आई है। शायद एक दो रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन एक दो रिप्रेजेंटेटिव के बलबूते पे पूरे समाज का विकास नहीं हो सकता है। तो शायद हमें यही करना पड़ेगा कि हमारे बीच की और अभियानों के बीच की दूरी है उसके अंदर के फासले हमें कम करने पड़ेंगे। हमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली अम्बेडकरवादी मूवमेंट हो, महिलावादी मूवमेंट हो, प्राथमिक प्रश्नों को लेकर चलने वाले अभियान हो, फिर वो पानी के हो, घरों के हो, अन्न अधिकार के अभियान हो, वहाँ पे जो भी भटके विमुक्त मुझे सुन रहे हैं, हमें वहाँ पे सहभाग और नेतृत्व लेना होगा। हमें उस अभियानों से परायापन नहीं रखना होगा, नहीं तो हम अकेले ही अपनी जंग लड़ते रहेंगे। हमें अपने मुद्दों को बाकी के मुद्दों के साथ जोड़कर अपने मुद्दों को मंच निर्माण करना, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये भी मैं मेंटल हेल्थ के नज़रिए से इसलिए देखती हूँ कि अगर आपको आपके समुदाय का हेल्थ ठीक करना है, शारीरिक आरोग्य ठीक करते हुए आपको नज़र आएगा, लेकिन मानसिक आरोग्य को एक बड़े पैमाने पे अगर आपको न्याय दिलाना है तो आपको बड़े पैमाने पे चल रहे आंदोलनों के साथ जुड़ना पड़ेगा। अभी हो सकता है कि मेरे कुछ भटके विमुक्त समाज को मेरे मुंह से अम्बेडकर नाम लेना ना जचे, लेकिन मेरा बस यही एक सजेशन है कि हमारी कोई भी भूमिका लेने से पहले क्यों ना हम अम्बेडकर, फुले और सावित्री को पढ़ना शुरू कर दे, हम उनके विचारों तक अपनी नज़दीकी को बढ़ाना शुरू कर दे और उसके बाद हम डिबेट करें, तो हमें समझ में आएगा कि 1871 में से अगर सबसे पहले हमें से निकाला है तो वो 30 अगस्त 1952 में अम्बेडकर जी ने हमें निकला है। हाँ, ये शोभा कर रही है कि उनके बाद किसी राजकीय पक्ष को हो या किसी भी सरकार को हो इच्छा शक्ति में नहीं नजर आई, क्योंकि हम एक जगह स्थित नहीं है और शायद सरकारी योजनाएं और योजनाएं प्रतापित समुदाय के लिए ज़्यादा बनती है। उनको तांडों में, कारवों में या पाल के बलबूते के साथ चलते हुए लोग थोड़े कम नज़र आते हैं। तो लड़ाई शायद हमारी मुश्किल है, तो हमें शायद सोचना होगा कि क्या हम इकट्ठा है। जैसे मैं आपको कोरोना का एक एग्जांपल देती हूँ कि कोरोना किन लोगों के ऊपर हावी हुआ।
कोरोना उन लोगों के ऊपर हावी हुआ जिनकी व्यक्तिगत इंटरनल कैपेसिटी, जिसको हम कहेंगे कि अंतर्गत प्रतिकार क्षमता कम थी, उन लोगों के ऊपर कोरोना हावी हुआ। तो यही बात अगर हम हमारे भटके विमुक्त समुदाय के बारे में बोलेंगे तो कोरोना जैसे विषाणु मेडिकल टर्म में नहीं, सामाजिक टर्म में अगर हम बात करें तो वो पितृसत्ता हो, पुरुष प्रधानता हो, गैर बराबरी हो, असमता हो, असंविधानवादी जिनके दृष्टिकोण है, अमानवीय शक्तियाँ जो है, जो हमारे ऊपर हावी होने की, हमें और वंचित तबके में लेके जाने की कोशिश करते हैं, ऐसे सारे लोगों से अगर हमें एक तरह की लड़ाई जो संविधानवादी और मानवतावादी विचारों से होगी, वो अगर बरकरार करनी है तो हमें हमारी अंतर्गत प्रतिकार क्षमता, हमारी इम्यूनिटी पावर, हमारे भटके विमुक्ति की इंटरनल इम्यूनिटी पावर बढ़ानी पड़ेगी। और वो बढ़ाने के लिए मेरा खास कहना है कि भटके विमुक्त समुदाय जो एक मातृसत्ताक पद्धति से अपनी पहचान करते थे, वो धीरे 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 क्यों ना हो एक तरह के पुरुष प्रधान एटीट्यूड में आ गए हैं। हमें अपने आप को सवाल करने की ज़रूरत रहेगी, अपने आप को मिरर इमेज दिखाने की ज़रूरत रहेगी कि हमारे समुदाय के भीतर भी हम महिला नेतृत्व को कितनी जगह देते हैं। मुझे सुनने वाले कई सारे मेरे एंटी डीएनटी साथी होंगे, मैं क्षमा नहीं मांगूंगी क्योंकि आप हमारे हो और इतना मंच तो हमारा ज़रूर है कि हम एक दूसरे से एक तरह का डिबेट और एक तरह का वार्तालाप कर सकते हैं। महिलाओं को, जैसे अगर आप मेरा उदाहरण लें, मेरा नाम है दीपा अशोक पवार। हर जगह जाती हूँ वहाँ पे मुझे पूछा जाता है कि ये आपका कब का नाम है, शादी के पहले का या शादी के बाद का। तो मुझे कहना पड़ता है कि ये शादी के पहले का नाम है और वही मैंने कंटिन्यू किया है। तो जो औरत अपना कर्तव्य दिखाती है, जो कर्तृत्ववान है, अपने आप को कुछ पैमाने पे साबित भी कर रही है, उसका नाम इतना जो है वो चेंज करना हमें ज़रूरी क्यों लगता है? औरत के कर्तृत्व से और कर्तव्य से उसके रंग की पहचान हमें इम्पोर्टेंट क्यों लगती है? औरत हमारे सामने हमारी चेयर पर नहीं बैठ पाती है, इस सोच से भी शायद हमें बाहर आना पड़ेगा और अपनी इंटरनल ताकत जो है वो हमें बढ़ानी पड़ेगी। जैसे हमारे कुछ दोस्त कह रहे हैं कि आज भी गांव के अंदर घिसाड़ी समुदाय हो, उनके घरों में पानी नहीं पिया जाता है। बचपन में मेरे मन में बहुत सवाल आता है, जो एक अलग ही वातावरण में हमारा बचपन गया है कि जहाँ पे हमें बताया जाता है कि आप हिंदू हो, आप ऊंचे हो, आप दलित नहीं हो। तो समझ में नहीं आता है कि हम है कौन, क्योंकि जब हमारे यहाँ पे कोई लोग आते हैं और वो थोड़े सवर्ण से अपनी पहचान बताते हैं तो वो बताते हैं कि हम आपके घर में पानी नहीं पिएंगे। तो बचपन में मेरे मन में सवाल होता था कि घर में कहा जाता है आप हिंदू हो, सारे हिंदुओं के कल्चर रीति रिवाज हम फॉलो करते हैं, लेकिन जब बाहरी दुनिया से आंख मिलाते हैं तो वो हमें दलित करके ही देखते हैं। तो शायद हमारा ये स्ट्रॉन्ग होमवर्क हमें करना पड़ेगा कि हमारे जमात के अस्तित्व की पहचान क्या है। हमारी एक्चुअल पहचान के लिए हमें इतिहास के ऊपर थोड़ी सी झांकी करके देखना होगा, पन्ने पलटने होंगे और फिर शायद हमें हमारी पहचान नज़र आएगी। मुझे यहाँ पे ये नहीं कहना है कि आप आपकी कोई पहचान नहीं बता सकते हो, ये भी अधिकार हमें संविधान ने ही दिया है, लेकिन मुझे ऐसे कहना है कि बनावटी स्वाभिमान के मुद्दों में हमें ना अटकते हुए हमारे समाज के विकास के मुद्दों के ऊपर हमें इकट्ठा आना होगा, एकाग्रता से वहाँ पे सोचना होगा। यहाँ पे भटके विमुक्त समुदाय के जो लोकल लीडर है, जो स्थानिक नेतृत्व है, उनकी भूमिका बहुत ही अहम है। और उनकी भूमिका इसलिए अहम है क्योंकि आप ही इस समाज के कुछ 10 कदम आगे बढ़े हुए लोग हो जिनके पास आपके समाज के लोग देख रहे हैं। और इसलिए आपका थोड़ा सा संविधानवादी होना, मानव अधिकारों के बारे में संवेदनशील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपके समुदाय में औरतों की स्थिति, आपके समुदाय में युवा की स्थिति, और इसके लिए हमें क्या कृति आराखड़ा यानी क्या एक्शन प्लान करना है, इसको लेकर शायद हमें बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और ये सारे जो मुद्दे हैं वो मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए हैं, मेंटल जस्टिस से जुड़े हुए हैं। हम खबरें सुनते हैं कि कहीं पे घिसाड़ी समुदाय के किसी इंसान को स्मशान में जलाना नकार दिया गया। किसने नकारा? गाँव ने नकारा। किसको पूछ के नकारा? हम उस गांव में 15 साल से रहे थे, 20 साल से रह रहे थे, लेकिन गांव ने निर्णय ले लिया कि आप उस गांव के स्मशान भूमि में आपके किसी भी मरने वाले इंसान को जला नहीं सकते हो। तो आप समझो
कि अस्पृश्य ना कहते हुए भी अस्पृश्यों के व्यवहार है। मैं कहूँगी कि संविधान के देश में रहने वाले लेकिन संविधान के बॉर्डर से बाहर बैठ के अभी तक स्वतंत्रता की राह देखने वाला ये भटका विमुक्त समूह है। 1871 के बाद अगर 2020 तक भी बात करें तो शायद से एक बहुत लंबा अरसा चला गया। जितने बाहर हमें आना चाहिए था हम उतने बाहर नहीं आ पाए हैं, और इसको कारण हमारा मानसिक एम्पावरमेंट भी है जो कम पड़ रहा है, हमारी मानसिक ताकत भी है जो कम पड़ रही है। और हाँ, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, ये समाज की रणनीति ने किया है। एक तरह की जो पावर वॉक चलता है, एक तरह का जो सत्ता संघर्ष चलता है, उसके नीचे हमें दबा दिया गया है। लेकिन शायद ये बहुत दिनों तक हम नहीं कह पाएंगे। हमें जिम्मेदारी लेनी होगी, अपने अपने समूह का एक मानवतावादी नेतृत्व करने की और बाहर निकल के आना होगा। एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे को मैं यहाँ पे छेड़ रही हूँ। हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरे से मतभेद भी हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लीडर हैं, हम ज़रूर बात कर सकते हैं। मैं कमेंट के अंदर अपना मोबाइल नंबर जिसे चाहिए वो मुझे मैसेंजर में बताए, मैं अपना मोबाइल नंबर दूंगी। हम फ़ोन के ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं। लाइव तो बस एक कारण है जहां हम जुड़ पा रहे हैं। वो मुद्दा है एनपीआर का, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। आपने देखा होगा कि टीवी के न्यूज़ में लगातार जो है वो एनपीआर का मुद्दा, यानी लोगों का जनसंख्या के अंदर रजिस्ट्रेशन हो, नागरिक करके रजिस्ट्रेशन हो, ये मुद्दा काफ़ी हद तक फैला हुआ है। इसे हम कितना समझ पा रहे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको ये बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगी कि अभी उसके ऊपर स्थगिति दी गई है। लेकिन आज भी हो सकता है कि कोरोना के संकट के बाद हमें उस प्रक्रिया से रूबरू होना पड़े। आने वाले दिनों में जून हो, जुलाई हो, अगस्त हो, कभी तो एक ऐसा मौका आएगा तो शायद हमें एनपीआर के प्रोसेस से सामना करना पड़ेगा। तो क्या है एनपीआर? देश में ऐसी प्रक्रिया शुरू होगी जहाँ पे कुछ लोग आपके घर पे आएंगे, आपसे बेसिक जानकारी पूछेंगे। आपने सीए वगैरह तो सुना होगा ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता सुधारना विधेयक वगैरह, ये आपके कानों पे होगा, तो मैं ज़्यादा जटिल करके नहीं बोलूँगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद अगर इसके ऊपर निर्णय होता है तो लोग आपके घर आएंगे, आपको बेसिक जानकारी पूछेंगे और आपसे कुछ सवाल पूछते हुए आपकी कुछ जानकारी वो साथ में लेके जाएंगे। जो जानकारी उनको और चाहिए, जो जानकारी के ऊपर उनको संदेह है, डाउट है, वो आपसे फिर से मंगवाई जाएगी। और अगर वो जानकारी देने के लिए आप नाकाम साबित हुए तो आपको डाउटफुल करके, संदेहजनक करके देखा जाएगा। और ये संदेह आप तभी दूर कर पाएंगे जब आपके हाथ में दस्तावेज होंगे, डॉक्यूमेंट होगी। अब मुझे कहिए कि भारत की जो 15% जनसंख्या है, जो भारत के सारे लोग वाकिफ़ है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, कोरोना के संकट में मेजॉरिटी लोगों को इसलिए अनाज नहीं मिल पाया है, भटके विमुक्तों को, कि आधार लिंक कैसे करना है रेशन कार्ड से, यही हमें पता नहीं चला है। तो जहाँ पे अभी तक आधार लिंक करने की बात हमें पता नहीं चल रही है, आधार के ऊपर कौन सा बर्थ डेट देना है, क्योंकि हमारे जन्म की पैदाइशी तारीख भी हमें पता नहीं है, हमारे बच्चे कब पैदा होते हैं, कौन से लोकेशन में पैदा होते हैं, इतनी भी समझ और इतनी साक्षरता हमें ये सामाजिक व्यवस्था नहीं दे पा रही है। वहाँ पे ये चलने वाले शासकीय प्रक्रिया को आप कहाँ से दस्तावेज लाएंगे और कहाँ से अपने आप को आप प्रूव कर पाएंगे कि यस आप इस देश के सिटीजन हो। आप अगर संदेहजनक साबित होते हैं और अगर आप डाउटफुल साबित होते हैं तो आपके ऊपर एक डाउटफुल का, जैसे 1871 में लगा था, वही ठपका फिर से लगने के चांसेस है। आपको सिटीजनशिप पूछी जाएगी और उसको अगर आपको न्याय दिलाना है, आपको भारत का नागरिक साबित होना है, तो आपको विदेशी न्यायालय में फरियाद करनी पड़ेगी, वहाँ के चक्कर लगाने पड़ेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि जो मेरा समुदाय सुबह के 5 बजे उठ रात के 10-11 बजे तक बस 2 रोटी कमाने के अंदर दिन निकल जाता है, उनके पास ये बिल्कुल भी समय नहीं है। तो शायद लाइव के अंदर मैं बहुत ज़्यादा और आपको जानकारी नहीं दे पाऊंगी, लेकिन एनपीआर सीए को लेकर, सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट को लेकर हमें हमारी समझ को और ज़्यादा, बाकी के जो एक्टिविस्ट है जो सीए और एनपीआर को लेकर बहुत बुलंद काम कर रहे हैं, उन अभियानों से जुड़ने की बहुत ज़्यादा पूर्ता ज़रूरत है। अगर हम आज नहीं जुड़ेंगे तो आप यकीन मानिए कि मुस्लिम समुदाय तो इस अभियानों के अंदर बहुत ताकत के साथ खड़ा है,
लेकिन मेरा तो कहना है कि मुस्लिम समुदाय के पहले भी ये जो मुद्दा है वो भटके विमुक्त का है, क्योंकि हमारे पास दस्तावेजी नहीं है और ना ही वो संसाधन है, ना ही वो सामाजिक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे हम अपने आप को साबित कर पाएंगे। तो आप सोचिए इसके ऊपर, अगर किसी भी तरह का एक्शन करना है, किसी भी तरह का एक तरह का समझ या हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, तो हम इकट्ठा आ सकते हैं। हम इसके ऊपर अपने एक तरह का लीगल एड का जो है वो गाइडेंस रख सकते हैं। तो एनपीआर को लेकर बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा इम्पोर्टेंट, अगर हम मेंटल हेल्थ जस्टिस को लेकर बात कर रहे हैं, तो 2017 के दरमियान भारत के अंदर मानसिक आरोग्य को संरक्षण देने वाला, मानसिक आरोग्य को सक्षम करने वाले कायदे ने जन्म लिया है, जिसे हम मेंटल हेल्थ केयर एक्ट कहते हैं 2017। जहाँ पे आपको, मैं सारा एक्ट तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन ये आपको ध्यान में रहने दीजिए कि ये एक्ट है, ये कोई पॉलिसी नहीं है। और जब ये एक्ट होते हैं तब आप इसके लिए न्यायालयीन फिरियाद कर सकते हैं, आप इसके बारे में न्याय की प्रक्रिया से जा सकते हैं, आप दाद मांग सकते हैं, आप आपके मानसिक न्याय के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। ये कायदा कहता है कि जो भी वंचित तबकों से आने वाले लोग हैं उनको मानसिक आरोग्य की दवाई या सुविधा जो है वो सरकारी अस्पतालों में फ्री मिलेगी, गुणवत्तापूर्ण मिलेगी, और किसी भी तरह के कायदे के अंतर्गत समाविष्ट करने वाले जो अधिकार है उसके बारे में अगर हमें फिरियाद करनी है तो आपको उसके लिए न्यायालयीन सपोर्ट भी मिलेगा, यानी कायदेशीर, जिसे हम बोलेंगे कि कानूनी हेल्प भी मिलेंगी। ये कायदा कहता है कि मानसिक रुग्ण या मानसिक किसी भी तरह के अनारोग्य से, मेंटल इम्बैलेंस से, मेंटल डिस्ट्रेस से गुजरने वाला व्यक्ति अपने आरोग्य के लिए किसी और व्यक्ति को नामित कर सकता है। जैसे मैं किसी एक इंसान को रिटर्न परमिशन दे सकती हूँ कि वो मुझे अपने मेंटल हेल्थ को एम्पावर करने के लिए जो है वो मुझे सपोर्ट करे, इस तरह का मैं उसे नामित कर सकती हूँ, नॉमिनेट कर सकती हूँ। ये एक्ट ये भी कहता है कि सुसाइड जो है वो अभी गुनाह नहीं है। इसका मतलब मैं सुसाइड का प्रमोशन कर रही हूँ ऐसे नहीं है, लेकिन जब सुसाइड, इसको हम क्रिमिनल एक टैबू की तरह देखते थे, और जब सुसाइड ये अनसक्सेस होता था, सुसाइड करते हुए लोग मरते नहीं थे, तो घर के लोग डरते थे कि इसको हम हॉस्पिटल में लेके जाए या ना ले जाए, और उसी के भीतर जो अधमरा इंसान है वो अपनी जान खो देता था। लेकिन अब ये कायदा कहता है कि सुसाइड करना जो है वो अतिरिक्त मानसिक तनाव की संकल्पना के जरिए हम देखेंगे, वो गुनाह नहीं है, वहाँ पे आपको जो है वो सपोर्ट मिलेगा। किसी भी तरह की नसबंदी जो है मानसिक रुग्ण की, मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट लेने वाले इंसान की, हम कर नहीं सकते हैं। ये कायदा ये बताता है जो औरत किसी भी तरह के मानसिक असंतुलन या तनाव से जा रही है वो अपने 3 साल के छोटे बच्चे के साथ रह सकती है, उसको विलग नहीं किया जा सकता है। ऐसे कई सारे प्रोविजन जो है वो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट बताता है। किसी भी तरह का शारीरिक, मौखिक, लैंगिक, भावनिक अत्याचार या अमानवीय कृति मानसिक हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की ट्रीटमेंट लेने वाले इंसान के साथ नहीं हो सकता है। मेंटल हेल्थ और मेंटल जस्टिस मेरे लिए, मैं जैसे आपको सत्र में भी बताती आई हूँ कि क्यों इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि आपने पायल तड़वी का केस सुना होगा। नायर हॉस्पिटल की डॉक्टर, भिल्ल मुस्लिम समुदाय की पहली एमबीबीएस डॉक्टर, जो एक तरह के सवर्ण या एक प्रिविलेज कम्युनिटी से आने वाले लोगों के जाति आधारित हिंसा से सामना नहीं कर पाती है और वो अपने आप को ख़त्म कर लेती है। तो वहाँ पे हम बाकी चीज़ों की बात ज़रूर करते हैं, लेकिन वहाँ पे उसकी शारीरिक आर्थिक लिंचिंग होने से पहले सबसे पहले हुई है, वो जो लिंचिंग हुई है वो मेंटल लिंचिंग हुई है, उसकी इंडिविजुअल हुई है। और अगर हम समुदाय की बात करें तो आप सोचो कि जिस भिल्ल समुदाय से वो पहले आती है, वो भिल्ल समुदाय को क्या मैसेज दिया इस समाज ने कि जो लड़के आपके समुदाय से इतनी मेहनत करके बाहर निकलेगी उसके साथ ये घटनाएं होगी। तो ये समुदाय के मेंटल हेल्थ के ऊपर भी असर करता है, जिसको हम कम्युनिटी मेंटल हेल्थ की परिभाषा में देख सकते हैं। ये एक रिपोर्ट है जो अनुभूति ने करीबन 1,500 युवाओं के साथ काम करने के बाद बनाया है। इसके अंदर आपको और जो है यूथ स्पेसिफिक कुछ जानकारी मिल सकती है। जिसको ये रिपोर्ट पढ़ने की इच्छा है, ज़बरदस्ती नहीं है, जिसको भी पढ़ने की इच्छा है वो कमेंट में मुझे बताए या मैसेंजर में मुझे बताए, मैं भेजने की कोशिश करूँगी। तो मेंटल
जस्टिस की परिभाषा में हमारे जो स्थानिक नेतृत्व है उनको भी जो है वो देखने की ज़रूरत है। हमारे महिला नेतृत्व को और ज़्यादा मंच उपलब्ध कराने की ज़रूरत है, और ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक तरह पे हमारे मानसिक आरोग्य के ऊपर असर करती है। मैं अभी क्वेश्चन लेना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी समय से आप मुझे देख रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगी मैं एंड बस यहाँ मेंटल हेल्थ जस्टिस का यहाँ से करती हूँ कि जिस तरह से हमारा संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, प्रांत के, वंश के किसी भी बात को बेस्ड बनाते हुए इस देश के अंदर भेदभाव नहीं हो सकता है, छल नहीं हो सकता है, किसी के भी साथ एक्सप्लॉयटेशन, कपट नहीं हो सकता है। अगर हम संविधान की इस परिभाषा को पूरे रूप में नींव तक लेके जाए, अंतिम इंसान तक लेके जाए, तो मुझे लगता है कि हम मेंटल जस्टिस के सफ़र में कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि कब इंसान के मेंटल हेल्थ के ऊपर असर होता है? जब हम उसको दबाते हैं, जब उसके ऊपर हम हमारा नियंत्रण बढ़ाते हैं, जब हम उसके ऊपर एक तरह की सामाजिक दहशत पैदा करते हैं, जब हम उससे सामूहिक अपेक्षा मांगने लगते हैं। जिस तरह से बच्चा न होने वाली औरत को बार बार सवाल पूछा जाता है कि कब बच्चा होगा, यह हमसे किया जाना वाला सामूहिक एक्सपेक्टेशन है, जो बिल्कुल भी एक तरह का सामूहिक हिंसा का रूप ले लेता है। और भटके विमुक्त समूह से, ये तो औरतों के नज़रिए में हुआ, लेकिन भटके विमुक्त समूह को ऐसे कई सारे एक्सपेक्टेशन से गुजरना पड़ता है। कहीं पे प्रवेश बंदी होती है, कहीं पे सहभाग बंदी होती है। जहां हम नेतृत्व में आते हैं तो लोगों की नज़रें बताती है कि आप शायद इस मंच के लिए काबिल नहीं हो, तो नज़रें भी हिंसा करती है, लोगों की बातें हिंसा करती है, लोगों की जिस तरह के शब्द होते हैं वो हिंसा करते हैं। तो वोकल हिंसा है, भावनिक हिंसा है, कई तरह की हिंसा है, लेकिन वो हिंसा एंड में आकर किसी भी इंसान के और समुदाय के मेंटल हेल्थ के ऊपर ही असर करती है। इसलिए मेंटल हेल्थ जो सब्जेक्ट है वो कोई आइसोलेटेड सब्जेक्ट नहीं है, वो बाकी हिंसाओं से जुड़ा हुआ उतना ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जिस तरह से अगर हम आर्थिक सक्षमीकरण की बात करते हैं, जो इंसान अपने आप को आर्थिक सक्षमीकरण की ओर लेके जाता है वो अपने आप को एक मानसिक सक्षमीकरण की ओर भी बढ़ता हुआ देखता है। जो इंसान अपने आप को सामाजिक सक्षमीकरण की ओर लेकर जाता है वो अपने आप को मानसिक तौर पे तनाव मुक्त देख सकता है। तो मानसिक आरोग्य की जो संकल्पना है वो इंडिविजुअल नहीं है, वो व्यक्तिगत नहीं है, वो पूरी तरह से सामाजिक है, ऐसे मेरा कहना है। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि जब मेरे 12वीं की पढ़ाई छूट गई, मैं अपने कॉलेज में सेकेंड थी, फर्स्ट क्लास थी, लेकिन 3,000 रुपया नहीं था, इसलिए मेरी पढ़ाई छूट गई। और शायद से पूरा 1 साल मैं अपने आप को दोष देती रही कि शायद इसके अंदर मेरी कुछ गलती थी। जब सामाजिक क्षेत्र में आई तब इस सामाजिक क्षेत्र ने मुझे कई सारे सिद्धांत बताए कि गलती आपकी नहीं थी, ये सामाजिक उतरन की गलती थी। मुझे तो ये समझ मिल गई, मुझे ये जानकारी मिल गई, लेकिन ऐसे अनगिनत लोग हैं जो आज खुद गिल्ट की भावना लेके जीते हैं, जो अपने आप को दोष देते हैं, जो कभी नसीब को दोष देते हैं, जो कभी भगवान को दोष देते हैं, और धीरे धीरे जो है वो अपने आप को एक तरह के कमज़ोरी के भीतर पाते हैं, एक तरह के नकारात्मक सोच के अंदर घिरा हुआ पाते हैं। वो ढलते जाते हैं, अपने आप को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रगति के अवसरों से दूर रख देते हैं। तो सामाजिक उतरन यहाँ पे बहुत बड़ा रोल परफॉर्म करती है। जैसे कोरोना के अंदर भी अगर हम देखें तो मरने वालों की जो संख्या है वो किसकी है? मतलब कोरोना से जो लोग नहीं मरे हैं, जो कोरोना की संकट के भीतर गाँव जाते हुए मरे हैं, भूखे मरे हैं, जो किसी भी तरह पुलिस हिंसा का जिनको सामना करना पड़ा है, तो शायद रिसर्च आपके सामने होगा, वो वंचित तबके के लोग हैं। और उसके अंदर भटके विमुक्त समूह का जो है वो एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। भटके विमुक्त समूह में मैं घिसाड़ी समुदाय में शायद मुझे लगता है कि मेरी जो संस्था है वो इंटरनेशनली अपने आप को परफॉर्म कर रही है, एक तरह का जो है वो प्रगति के अवसरों तक पहुंच रही है। लेकिन शायद मैं ऐसी पहली औरत हूँ जहाँ पे मैं इतने अवसरों तक पहुँच पा रही हूँ, और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहा है मेरे माँ का सहकार्य और मेरे साथी का, मेरे जो पार्टनर है उनका सहकार्य। इनके सहकार्य के सिवा शायद मुझे भी अपना रास्ता जो नापना है मैं नाप ही लेती, क्योंकि मेरा वो विजन था। लेकिन शायद अगर इनका सहकार्य नहीं मिला होता तो मुझे वो रास्ते और भी जो है वो तकलीफदेह साबित हो सकते थे। कहना ये है कि दोहरी लड़ाई है, इंटरनल कम्युनिटी भी लड़नी है और कम्युनिटी के बाहर भी लड़नी है। तो बनावटी और
खोखले स्वाभिमानों के मुद्दों में ना अटकते हुए हमें हमारी गरिमा के सही सवालों तक जाना होगा। मैं अभी यही एक सेंटेंस कह के यहाँ पे रुकती हूँ, आपके सवाल देखती हूँ कि संवैधानिक परिभाषा जब सही में अमल में आ जाएगी, वो डॉक्यूमेंट है, हमारे सामने है, हमारा जीवन जीने का मार्ग है, लेकिन जब उसके फंडामेंटल वैल्यूज़, उसके मूलभूत अधिकार, उसके मानवीय अधिकार, उसके मानवीय मूल्य जब ज़मीन के सबसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना शुरू होंगे, तो मुझे लगता है लोग अपने मानसिक सक्षमीकरण की तरफ अपने आप बढ़ने लगेंगे। और इसके लिए इच्छा शक्ति दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है राजकीय और सामाजिक विश्लेषकों को, नेतृत्व को। यस, तो मैं थोड़ा देखती हूँ कि सवाल क्या है। बिल्कुल सही कहा है कि इस लॉकडाउन में भी लोगों में मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम दिख रहे हैं। कैसे नहीं दिखेंगे? आर्थिक, सामाजिक, राजकीय प्रॉब्लम के बीच घिरा हुआ ये जो समुदाय है, आप सोचिए कि जब किसी कोरोना के जागृति के लिए जब वीडियो वायरल हुए, जब जानकारी वायरल हुई, भटके विमुक्त समूह की जो भाषा है वही अलग है। उसको एक प्रमाण भाषा तक आने में देर लगती है, साक्षरता का प्रमाण कम है। तो कोरोना के बारे में जो है वो सही जानकारी जाने से पहले बहुत सारी अफवाहों के शिकार तो भटके विमुक्त हुए हैं। जहाँ पे मैंने अपने घर में देखा है, मेरे पास पड़ोस के समुदाय में देखा है कि बहुत कम सी जानकारी थी। और ऐसे वक्त में ये होता है कि सामने समस्या खड़ी है, लेकिन हम सामना कैसे करेंगे? तो कोई भी एक साधारण इंसान इसका अंदाज़ा लगा सकता है कि हम मानसिक तनाव से गुजर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे किसी का कहना है कि अच्छा, मैं कंक्लूड करके ही लेती हूँ कि गांव के अंदर जो घिसाड़ी समुदाय है, जो गाड़िया लोहार समुदाय है, और देश के अंदर कई जगह पे फैला हुआ जो लोहार समुदाय है, इसके अंदर डिबेट के मुद्दे ज़रूर है। जहाँ पे रिजर्वेशन के मुद्दे आएंगे, मुझे लगता है इसके ऊपर और हमारे एक्सपर्टीज आएंगे। हम रिजर्वेशन बहुत ही बड़ा व्यापक टॉपिक है, और जब रिजर्वेशन की बात होती है तो सब अपने एनर्जी के साथ चर्चा करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा आएंगे, लेकिन वो एक बहुत ही अलग और महत्वपूर्ण मुद्दा है। और जब हम वो डिस्कस करेंगे तब हमें सिर्फ वही मुद्दा अच्छे से डिस्कस करना चाहिए, ऐसे मेरा मत है। नहीं तो वाद विवाद जो है, मतलब एक जहाँ पे हमें पहुँचना है चर्चा के मुद्दों तक, वहाँ हम नहीं पहुँच पाएंगे। तो देश के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए और खासकर महाराष्ट्र में फैले हुए जो गाड़िया लोहार समुदाय के लोग हैं, वो गांव की वेशी पे भी रहते हैं, गांव के भीतर भी रहते हैं, और मूल जो व्यवसाय है उनका वो लोहे के हथियार बनाना, सड़क के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए जो काम में आने वाले जो हथियार है वो बनाना। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है, जो मैंने एक मुद्दा मेरा छूट गया, कि घिसाड़ी हो, वाघिया मुरड़ी हो, या कोई भी भटके विमुक्त समुदाय हो, उनका ये काम करने का हंगाम था। उनका ये जो काल था आफ्टर दिसंबर, जनवरी टू मई, ये एक्चुअल आमदनी मिलने का और निर्माण करने का काम था। एक बहुत ही बड़ी शोकांतिका है कि ये पूरा समय उनका कोरोना के लॉकडाउन में चला गया है। मुझे सोचते हुए भी अफसोस होता है कि पता नहीं कि आने वाले दिनों में ये अपने आर्थिक धरोहर को किस तरह से संभालेंगे, क्योंकि कुछ भी आमदनी नहीं मिली है, और डायरेक्ट जो आएगा वो अभी जो है वो बारिश का जो मौसम है वो आएगा। घिसाड़ी समुदाय, गाड़िया लोहार समुदाय की अगर हम बात करें, बारिश के मौसम में हमारी भट्टियाँ पूरी तरह से ठंडी होती है, बहुत ज़्यादा जो है वो काम की कमी होती है। तो मुझे तो दुख होता है कि गाड़िया लोहार समुदाय या वाघिया मुरड़ी समुदाय जो है, वो इस तरह के जो समुदाय है जिनका ये सीज़न का समय ही निकल गया, वो किस तरह से ये आने वाली परेशानियों से सामना करेंगे। उसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को हौसला देने की ज़रूरत है। शासन प्रशासन के सामने जो है वो अपने मुद्दे रखने की ज़रूरत है। हाँ, अभी यहाँ पे अनिकेत मुझे पूछ रहे हैं कि बोगस प्रमाण पत्र और घुसपैठिया जो है उसके बारे में आपका क्या कहना है। मेरा कहना है कि वंचित तबकों के बारे में जो है वो घुसपैठिया जो है वो जात प्रमाण पत्र के बारे में नहीं है, वो हर सोई सुविधा के बारे में है। और ये हमारे समाज का एक तरह का ढांचा ही रहा है कि जब भी वंचित समुदाय के पास संसाधन आएंगे तो ब्रिज में वंचित समुदाय, शासन प्रशासन और सोई सुविधा,
इसके बीच में आने वाले लोग जो है वो उस संसाधनों को अपने तरफ खींचने का बहुत ही एक ताकतवर जो है वो कोशिश करते हैं। जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि HRLN और गाड़िया लोहार संघर्ष समिति दिल्ली का एक रिपोर्ट है जिन्होंने कहा है कि दिल्ली में 99% गाड़िया लोहार समुदाय के पास जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई जो है वो पैसा दे के की है, मेरे पास भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। और ऐसे नहीं कि मैंने बनाने की कोशिश नहीं की है, मैंने बहुत कोशिश की है। लेकिन जिस तरह से मैंने बोला कि इस समुदाय को अपनी जमात जाति की नाम से लेकर जो है वो साक्षरता कम है। कभी कोई लिविंग सर्टिफिकेट में राजपूत लोहार लिखता है, कोई राजपूत लिखता है, कोई हिंदू राजपूत लिखता है। और कभी कभी हमें लगता है कि हम दलित नहीं है, हम बहुजन नहीं है। मुझे लगता है वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि अगर हम बहुजन नहीं है तो फिर हमारी प्रगति उन प्रिविलेज लोगों की तरह क्यों नहीं है जो अपने अपने घरों में सेटल है, खान पीन के साथ सेटल है, शिक्षा के और प्रगति के अवसरों के साथ सेटल है। हमारी बेटियां वो क्यों नहीं ब्याहते हैं जहाँ पे ये लोग खुद को उस समाज से अपनी पहचान बताते हैं। तो मुझे लगता है कि इवन मैं कहूँगी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली अम्बेडकर फॉलोअर हूँ। सावित्री, ज्योति, शाहू ये मूवमेंट से मैं हूँ। और जब भी मेरे समुदाय के अंदर मैं अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करती हूँ तो लोगों का देखने का नज़रिया बदल जाता है, जिसको लेकर मुझे कई बार संघर्ष करना पड़ा है। हर 14 अप्रैल को जब बाबा साहेब की जयंती होती है, मुझे अपने समुदाय से मैसेज आते हैं कि आज आपने कुछ नीला बिरयानी बनाया होगा, नीला चावल पकाया होगा। तो मेरा ऐसे गुस्सा नहीं है, मुझे भटके विमुक्त समूहों के ऐसे किसी भी लोगों के ऊपर गुस्सा नहीं है कि मुझे पता है कि आपके अंदर ये सोच जो दी है ना, वो भी एक तरह की यहाँ के पावर वॉक ने, यहाँ की ऊंच नीच की भेदाभेद करने वाली व्यवस्था ने ही दी है। बस मन से ये मेरा कहना है कि वहाँ से हमें बाहर निकलना पड़ेगा और पीछे मुड़ के एक बार देखना पड़ेगा कि जो भी झंडे हमने हाथ में लिए हैं, जिस भी तरह के वो झंडों के भीतर क्या हमारा विकास छुपा हुआ है, क्या हमारे समाज के मुद्दों को, फिर वो राजकीय झंडे हो, पूछिए आपकी राजकीय व्यवस्था से कि उन्होंने भटके विमुक्त समूहों के प्रश्नों को उनके जाहिरनामा में, जिसे हमें क्या बोलेंगे, उनके राजकीय जाहिरनामा में लिया है क्या भटके विमुक्त के खास सवालों को। तो शायद हमें बहुत ही एक आध दो पार्टी ऐसे दिखेगी जहाँ पे उनके जाहिरनामा में ये सवाल होते हैं। लेकिन जो प्रस्तापित पार्टियां हैं वहाँ पे भटके विमुक्त जो है उनको लगता है वो सदियों से चल रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे, जहाँ पे रुकेंगे वहाँ पे दिन बसाएंगे और फिर आगे चलते रहेंगे। तो कोई ठोस व्यवस्था जो है वो हमें राजकीय और सामाजिक धरोहर से नहीं नजर आती है। तो हाँ, बिल्कुल दिशा जो कह रही है कि बिल्कुल कि ये जो ओरिजिन है वो एक ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की में छुपा हुआ है। यहाँ पे मैं नमूद करूँगी कि मुझे ब्राह्मण व्यक्ति से द्वेष नहीं है। मेरी सहेलियाँ ब्राह्मण है, मेरे कई सारे साथी और दोस्त ब्राह्मण हैं। हमें उस व्यवस्था से प्रॉब्लम है, उस चतुर्वर्ण व्यवस्था से प्रॉब्लम है जो भटके विमुक्तों को पैरों के नीचे भी नहीं देखता है। उनको दलित, SC ST पैरों के नीचे तो नज़र आते हैं वो ब्राह्मण स्ट्रक्चर को, और भटके विमुक्त जो है वो तो मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं, वहाँ से उनकी आवाज़ें भी नहीं आ रही है, वहाँ से कुछ दिनों के बाद उनकी आवाज़ें भी जो है वो सुनाई नहीं देगी। तो उनकी अगर आवाज़ें हमें सुननी है ना तो हमें कान वहाँ तक लेके जाने होंगे। और देखिए, खासकर भटके विमुक्त समूह को मेरा कहना है कि हमने 150 से 170 साल में समाज की इच्छा शक्ति को बहुत बरखूबी देख लिया है। 1871 से 2020 तक अगर आपको समाज की कोई भी संवेदनशील व्यवस्था नजर आई है तो मुझे बता दीजिए कि जिन्होंने भटके विमुक्त को लेकर बहुत ठोस काम किया है, और वो भी लीडर होंगे वो भटके विमुक्त के होंगे, या कोई जो होगा वो बहुत ही पुरोगामी विचारों के और संविधानवादी विचारों के होंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा तगड़ी इच्छा शक्ति जो है, जो कभी कभी इतर समूहों को लेकर नज़र में आती है, वो भटके विमुक्तों को लेकर नहीं नज़र में आती है। तो हमारी जिम्मेदारी जो है वो बढ़ रही है, हमें इंटरनल इम्यूनिटी पावर बढ़ानी पड़ेगी। कोरोना से तो हम वैसे भी लड़ लेंगे क्योंकि हमने कई सारे चीज़ों से लड़ लिया है। भटका विमुक्त समुदाय उसके अंदर से भी बाहर निकलेगा, ये मुझे पूरा यकीन है। लेकिन
भटके विमुक्त समुदाय में से उभरते हुए लीडर्स की जो है वो बहुत ज़्यादा जो है परेशानियां भी बढ़ने वाली है और नेतृत्व के लिए काफ़ी अवसर है जहाँ पे हम हमारा नेतृत्व साबित कर सकते हैं। महिलाओं के लिए भटके विमुक्त समुदाय का एक बुरा मुझे इसलिए लगता है कि महिलाओं के जितने नेतृत्व होना चाहिए वो यहाँ पे अभी भी नज़र नहीं आ रहा है। दिशा मुझे पूछ रही है, women, do you feel the problems of women are interlinked in the problem issue of our man as well? Right. तो मुझे ये फील होता है कि यहाँ पे जो है वो एक मर्दानगी इन द सेंस मर्दानगी का अपना एक सिद्धांत है। मैं बहुत थियोरेटिकल नहीं बात करना चाहती हूँ, लेकिन एक मर्दानगी का दृष्टिक्षेप भटके विमुक्त में भी दिया गया है। और बिल्कुल हम क्या समाज से परे नहीं है जो समाज की पुरुष प्रधानता और पितृसत्ता हमारे तक नहीं आएगी, ऐसे नहीं है जिन्होंने हमें हमारे मातृसत्ता के कल्चर के ऊपर बहुत ही बुरा असर किया है। और मर्दानगी का जो दृष्टिकोण है वो हमारे समाज की जो वो हानि कर रहा है। मर्दानगी को हम पुरुष प्रधानता एक सामान्य परिवेश में उसकी चर्चा कर सकते हैं कि जहाँ पे हमारे भटके विमुक्त समूह की कई सारी औरतें जो है वो रैक पिकिंग का काम करती है, घर काम करती है, बेड बिगारी करके जाती है, श्रमिक है। लेकिन हमारे समुदाय के जो बढ़ने वाले यूथ है उनके इंस्पिरेशंस क्या हैं? क्या हम उनको शिक्षा के, करियर के, अपने आप को साबित करने की इंस्पिरेशन दे रहे हैं? तो वो बहुत कम है और वो नहीं भी आएंगे, ये भी मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि वो धरोहर जो है वो समाज ने हमसे कई सालों से निकाल ली है, लेकिन अभी हमें ताकत के साथ उसे बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, अगर एनजीओ की बात करें तो देखिए, मुझे हमेशा लगता है कि एनजीओ के ऊपर भी क्रिटिक होना चाहिए, क्योंकि एनजीओ भी व्यवस्था का एक भाग है और हम भी एक पावरफुल, मैं खुद एनजीओ से हूँ, मेरी अपनी एनजीओ है अनुभूति करके, तो मैं अपने आप को यहाँ से परे नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि अगर हम समाज के अलग अलग संस्थानों के ऊपर बात कर रहे हैं, जैसे पॉलिटिकल संस्थान है, पुलिस यंत्रणा है, हमारी अर्थव्यवस्था है, हमारी शिक्षण व्यवस्था है, तो हमें एनजीओ के ऊपर भी बात करनी चाहिए। मैं मेरे अगर पर्सनल एक्सपीरियंस कहूँगी तो मैंने एनजीओ के भीतर भी एक तरह के जातीय हिंसा को महसूस किया है, जहाँ पे किसी की नज़रें बता देती है कि आप शायद से काबिल नहीं हो, किसी की नज़रें बता देती है कि आप प्रगति के अवसरों तक पहुँचने के लिए शायद कम पड़ोगे। तो इस तरह की जमात आधारित हिंसा, जाति आधारित हिंसा और लिंग आधारित हिंसा जो है वो मैंने महसूस की है। लेकिन सारी एनजीओ जो है वो शायद एक कतार में भी नहीं आएगी। हमें ये भी मान के चलना पड़ेगा कि सामाजिक बदलाव का जो काम है उसकी धरोहर एनजीओ और आंदोलनों ने काफ़ी हद तक जो है वो उठाई है। लेकिन हाँ, पावर वॉक का हम भी एक हिस्सा है। बस हमें ये क्रिटिक करते रहना पड़ेगा कि क्या हम पावर वॉक को कंटिन्यू तो नहीं कर रहे हैं, या हम उस पावर वॉक का, उस पितृसत्ता का जो है वो हिस्सा तो नहीं बन रहे हैं। और अगर मैं एनजीओ के बारे में बात कर रही हूँ तो एक बात मैं यहाँ पे मतलब और ज़्यादा समझ के साथ कहना चाहूँगी कि जिस तरह से कई सारे एनजीओ है, अनुभूति भी है, कई सारे एस्टेब्लिश्ड एनजीओ है, उन्होंने अलग अलग विषयों को लेकर काम करना शुरू किया जो बहुत ही स्तुत्य है, प्रशंसापूर्वक है। फिर वो जेंडर हो, एजुकेशन हो, रोजगार हो, स्त्री पुरुष समानता हो, कई सारे विषय है। लेकिन मेंटल जस्टिस से जुड़ाव करने के लिए हम थोड़े से कम पड़ रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि मेंटल हेल्थ एक अलग टॉपिक है, वो क्लाइंट, साइक्रेटिस्ट, इंस्टीट्यूशन, दवाई या मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट वही से जुड़ा हुआ है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मेंटल हेल्थ जो है वो आइसोलेशन टॉपिक नहीं है, ये हमारे आंदोलन के भीतर का भी विषय है और ये हमारे एनजीओ के हर विषय से जुड़ने वाला विषय है। जैसे अगर आप जेंडर को लेकर काम करते हो तो क्या जेंडर इनइक्वालिटी मेंटल इनइक्वालिटी के साथ नहीं जुड़ी होती है? अगर आप एजुकेशन को लेकर काम करते हो तो एजुकेशन के अंदर जेंडर को बेस्ड करते हुए, कास्ट को बेस्ड करते हुए हम मेंटल हिंसा, मतलब एक तरह का मेंटल वायलेंस नहीं करते हैं, जो समाज से होता है उसके ऊपर काम नहीं करते हैं। तो डेफिनेट करते हैं वहाँ पे भी काम, बस इसका जुड़ाव रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बस एक बार देख लेती हूँ, मुझे सारे विषय आज बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं करने हैं, क्योंकि कई सारे विषय मुझे अपने साथियों के लिए रखने हैं जो इसके ऊपर और बखूबी बात कर पाएंगे। तो बहुत ही संक्षिप्त में बात करके मुझे निकल नहीं जाना है। हमारे और साथी जुड़ेंगे, लगातार जुड़ेंगे।
सारे साथियों को मेरा सच में तहे दिल से शुक्रिया है कि नोमैड लिबर्टी मूवमेंट को आप सपोर्ट कर रहे हो। हमने जब जस्ट एक संवाद से इसकी शुरुआत की थी, आरती, दिशा, नारायण सर, हम कुछ 4-5 साथी है, हमने मिलकर कि इस तरह का कुछ प्लेटफॉर्म हो सकता है क्या, जहाँ पे जिनको मुद्दों की संवेदनशील पता है, जो एंटी डीएनटी समूह से आए हुए लोग हैं, वो अपनी बातों को रखने के लिए जो है एक उनके लिए मंच हो। और इसके अंदर ये करना इसलिए भी ज़रूरी था कि सदियों से हमारे जो मुद्दे हैं वो दूसरे रखते आए हैं। दूसरे इन द सेंस परायापन नहीं है, लेकिन जब कोई अलग हमारे मुद्दे रखेंगे तो वो उनके चश्मे से रखेंगे और उनके चश्मे के नंबर जो उनको बताएंगे उस तरह से वो हमारे मुद्दे रखेंगे। इसलिए भटके विमुक्त के मुद्दे रखने के लिए उनके नज़रिए से वो मुद्दों को मंच निर्माण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यहाँ पे रुकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे रुक रही हूँ, लेकिन फिर से एक बार बोलती हूँ कि जय भीम, जो मैंने शुरुआत में नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा कि कभी कभी शुरुआत में ही जय भीम कहा जाता है तो कुछ लोग अपना बायस बना लेते और लाइफ से चले भी जाते, लेकिन मैं पूरी तरह से अम्बेडकरवादी और फुले विचारों की पुरस्कर्ती हूँ। और मेरा भटके विमुक्त समूह को कहना है कि हमें अम्बेडकरवादी विचारों को, जो बाबा साहेब ने कहा है, ठीक है, जो फुले ने कहा है, जो सावित्री ने कहा है, उन पन्नों के ऊपर दस्तक लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे विकास का जो तरीका है और प्रक्रिया है वो वहीं पे छुपी हुई है। और मेंटल जस्टिस से मैं ये सत्र यहाँ पे एंड करती हूँ कि जब जब संविधान की परिभाषा अंतिम इंसान तक जाएगी, तब तक मेंटल जस्टिस का जो है वो जो रूट है वो हम पकड़ पाएंगे। तो जब सामाजिक न्याय का एस्टेब्लिशमेंट, सामाजिक न्याय पूरी तौर पे अंतिम इंसान तक चला जाएगा, तो मानसिक न्याय के लिए हमें कोई अलग से लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। थैंक यू सो मच।